अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन के अंदर हम देखेंगे कि ऑरिया स्कोर डिजिटल इनवॉइस पोर्टल के अंदर हम अपनी फिनिश प्रोडक्ट या जो प्रोडक्ट हम सेल करते हैं उसका अकाउंट कैसे ओपन करेंगे या उसको हम कैसे एनरोल करेंगे या हम उसको कैसे रजिस्टर करेंगे सिस्टम के अंदर। तो इसके लिए हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उस फॉर्म तक नेविगेट करने के लिए एक ऑप्शन हमारे पास डैशबोर्ड पे मौजूद है। फर्स्ट रॉ के अंदर थर्ड ऑप्शन प्रोडक्ट का है। इसी तरीके से मास्टर डेटा के मेन्यू के अंदर सेकंड ऑप्शन प्रोडक्ट का है। तो इन दोनों में से किसी भी ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो ये नेविगेट करके आपको प्रोडक्ट के फॉर्म पे ले जाएगा। ये प्रोडक्ट का फॉर्म आपके सामने डिस्प्ले हो गया। इस वक्त तक सिस्टम के अंदर 3 प्रोडक्ट सबके अकाउंट ओपन हुए हुए हैं, ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और अगर कोई नई प्रोडक्ट है तो उसको आप ओपन करने के लिए ऐड न्यू के बटन पर क्लिक करेंगे, या किसी प्रोडक्ट की कोई डिस्क्रिप्शन आपने चेंज करनी है तो आप एडिट के बटन पर क्लिक करके उसको चेंज कर सकते हैं। लेट सपोज हम एक नई प्रोडक्ट रजिस्टर करने के लिए जा रहे हैं, और नई प्रोडक्ट रजिस्टर करने के लिए हम ऐड न्यू का बटन प्रेस करते हैं तो हमारे पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसके अंदर 5 फील्ड्स हैं और पाँचों फील्ड मैंडेटरी, यानी कि पाँचों के अंदर आपने इनपुट करना है। सबसे पहली फील्ड बहुत आसान फील्ड है, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, यानी यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट का ब्रांड नेम इनपुट करेंगे स्ट्रेंथ के साथ। अगर आप फार्मास्यूटिकल में हैं तो आपके पास अगर कमर्शियल और पीएस दो सेम ब्रांड नेम के ऊपर दो टाइप के आप प्रोडक्ट रिलीज कर रहे हैं सेम स्ट्रेंथ के ऊपर, तो आपने वो दोनों अकाउंट सेपरेटली ओपन करने हैं। आप चाहें तो कॉमनली एक ही अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आगे जाकर आप सेल्स के अंदर जो है उसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये जो है ना कमर्शियल है या फिजिशियन सैंपल है। तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर हम यहाँ पर इनपुट करते हैं हमारा ब्रांड नेम। लेट सपोज के सेफिक्साइम सस्पेंशन है 100 mg, ये हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे दी। उसके बाद सेकंड फील्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल जो है ना फील्ड है। इसके अंदर जो कोड एचएस कोड आपने यहाँ पर डिफाइन करना है, ये बेसिकली एफबीआर ने जो हमें एचएस कोड प्रोवाइड किए हैं उन्हीं में से सिलेक्ट करके आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। अच्छा, ये कोड आपको कहाँ मिलेंगे? एफबीआर के अंदर आपके पास जो है एफबीआर की साइट के ऊपर भी ये कोड्स अवेलेबल हैं, जबकि हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर भी ये अवेलेबल है डेटा। तो एफबीआर क्लोन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, चौथा ऑप्शन है आइटम कोड। इसको हम न्यू टैब में खोल लेते हैं। यहाँ पर जितने भी आइटम कोड्स इस वक्त तक अवेलेबल है एफबीआर की साइट के ऊपर, ये सब फैच होकर हमारे पास इसकी कॉपी हमारे पोर्टल पे मौजूद है। तो इसमें से आपने ना अपनी डिजायर प्रोडक्ट की नेचर जो है ना डिस्क्रिप्शन के अंदर देखना है किसमें सबसे बेस्ट फिट हो रही है, और उसका आपने एचएस कोड पिक कर लेना है। लेट सपोज आप फार्मास्यूटिकल में काम करते हैं, तो फार्मास्यूटिकल के लिए मैं सर्च करना चाहता हूँ कि कौन से एचएस कोड अवेलेबल हैं। वैसे तो इस वक्त जो है ओवर 9000 जो है ना एचएस कोड इस वक्त सिस्टम में मौजूद हैं, लेकिन फार्मा से रिलेटेड कौन कौन से हैं तो मैं बाय डिस्क्रिप्शन करके ना रिकॉर्ड को थोड़ा फिल्टर कर लेता हूँ, और जस्ट वर्ड जो कीवर्ड लिख रहा हूँ फार्मा, बाय डिस्क्रिप्शन से उसको फिल्टर करते हैं, रिकॉर्ड को लोड करता हूँ तो ये मेरे पास 19 पेजेस हो गए, और लास्ट पेज पे एक रिकॉर्ड है, बाकी तमाम पेजेस पे 5-5 है। इट मीन्स कि 91 रिकॉर्ड जो है ना मेरे पास सामने आ गए। तो इन 91 रिकॉर्ड में से आपने देखना है कि आपकी जो है ना कौन सी ये प्रोडक्ट की नेचर जो है ना इसमें फिट हो रही है, किस डिस्क्रिप्शन में फिट हो रही है, उसका एचएस कोड आपने पिक कर लेना है। कॉमनली जो है हमारे पास फार्मास्यूटिकल की फिनिश प्रोडक्ट जो है ना दो एचएस कोड के अंदर फिट हो रही होती हैं। सबसे पहला एचएस कोड है 30049099। अच्छा, इस एचएस कोड को मैं डायरेक्टली सर्च कर लेता हूँ बाय एचएस कोड और देखता हूँ इसकी डिस्क्रिप्शन। तो ये फिनिश प्रोडक्ट के लिए जो है ना हमारी तमाम टाइप्स की जितनी भी फिनिश प्रोडक्ट है ना वो इसके अंदर ऑलमोस्ट इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है ना वो फिट हो रही हैं। तो हम कॉमनली ये एचएस कोड यूज़ कर सकते हैं। और एक्सपोर्ट के लिए जो है ना बेसिकली अगर मुझे कोई एक्सपोर्ट वाली प्रोडक्ट है तो उसके लिए मैं ये वाला एचएस कोड यूज़ कर सकता हूँ। तो ये एचएस कोड की सिलेक्शन आपने वन टाइम करनी है, उसके बाद फिर उसी एचएस कोड के ऊपर आप जो है ना अपनी प्रोडक्ट ओपन करते चले जाएंगे। तो ये हमारे पास सेकंड एचएस कोड हो गया। तो जो एचएस कोड ये वाला था, लेट सपोज मैं इसी के ऊपर ही अपनी प्रोडक्ट ओपन करूंगा, वापस आ रहा हूँ उसी फॉर्म के ऊपर, और मैं ये देखना चाहता हूँ इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलें, ये एचएस कोड जो है ना यहाँ पर हम इनपुट कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये एचएस कोड मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद मेजरमेंट जो है ना यूनिट ऑफ मेजरमेंट मुझे यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट मेरे पास जो है ना इस एचएस कोड के अगेंस्ट एफबीआर में क्या अवेलेबल है वही मुझे यहाँ सिलेक्ट करना है। तो ये एचएस कोड वाले फॉर्म के ऊपर आ गया। मैं यहाँ पर आइटम कोड के ऊपर इसके लास्ट कॉलम में मैं देखूंगा कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट एफबीआर क्या दे रहा है। जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये लाइव जाकर चेक कर रहा है कि इसके अगेंस्ट जो मेरे पास यूनिट ऑफ मेजरमेंट सिलेक्टेड है ना, वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो अवेलेबल है वो नंबर ऑफ पैक्स और केजी के अंदर अवेलेबल है। तो इसका मतलब है कि जो भी प्रोडक्ट मैं यहाँ सेलेक्ट करूंगा वो उसका मेजरमेंट यूनिट जो है या तो मुझे पैक या केजी सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जो है जब मैंने ये मेजरमेंट ऑफ यूनिट सेलेक्ट किया है तो इसका मतलब है सॉरी एचएस कोड मैंने जब ये सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो मुझे पैक ही सिलेक्ट करना है।
तो यहाँ पर मैंने पैक सेलेक्ट कर लिया। बाकी फिक्स रिटेल प्राइस जो है ये हमारे पास जो है ऑटो इनवाइसिंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, स्टैंडर्ड सेल प्राइस भी हमें ऑटो इनवाइसिंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। यानी कि अगर हमने स्टैंडर्ड सेल्स प्राइस यहाँ सेट कर दी तो जब भी इनवाइस के अंदर ये प्रोडक्ट सेलेक्ट होगी तो स्टैंडर्ड सेल के जो प्राइस है वो यहाँ पर लग जाएंगे। फिक्स रिटेल प्राइस का जो कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट है, वो मैं अगली वीडियो के अंदर आपको समझा दूंगा। अगर ये दोनों आपने यूटिलाइज नहीं करने तो इसकी वैल्यू ज़ीरो रहने देंगे और इस तरीके से आप इस प्रोडक्ट को सेव कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर मेजरमेंट यूनिट जो हैं आप देख सकते हैं, मैं इसी फॉर्म को एडिट करता हूँ तो मेरे पास अवेलेबल मेजरमेंट यूनिट्स जो आ रहे हैं ना वो नंबर पीस यूनिट और दूसरा जो आ रहा है वो पैक्स आ रहा है। जबकि इस एच एस कोड के अगेंस्ट जो है ना मेरे पास केजी भी है, तो यहाँ केजी मेरे पास नहीं आ रहा है। ये कस्टमाइज यूनिट है, ये आपको ओपन करने पड़ेंगे। लेट सपोज कि मैं यूनिट्स में जाता हूँ, ये यूनिट का फॉर्म मेरे पास एक और टैब में ओपन हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ दो ही यूनिट ओपन हुए हैं, आप तीसरा यूनिट भी यहाँ पर ओपन कर सकते हैं केजी और रिकॉर्ड सेव कर लें। इसके बाद जो है मैं वापस प्रोडक्ट के फॉर्म पे आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ और इसी रिकॉर्ड को मैं एडिट करता हूँ। अब मैं देख सकता हूँ मेरे पास ड्रॉप डाउन के अंदर केजी भी अवेलेबल है। यानी कि ये वाले यूनिट डायरेक्टली एफबीआर से नहीं आ रहे, ये वाले यूनिट वो हैं जो आपने सिलेक्टेड यूनिट यहाँ पर क्रिएट किए हुए। अच्छा, मैंने सिलेक्टेड यूनिट क्यों रखे हैं, इसका रीज़न ये है कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो है ना कॉमनली मैन्युफैक्चरर जो है ना वो फिनिश प्रोडक्ट ही बना रहा होता है, रॉ मटेरियल नहीं बना रहा होता। कुछ फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल भी बनाती, जो रॉ मटेरियल बना रही होती है वो फिनिश प्रोडक्ट नहीं बना रही होती। तो जो फिनिश प्रोडक्ट बना रहे होंगे तो फिनिश प्रोडक्ट जो है जो सेल करेंगे वो नंबर ऑफ पीस यूनिट्स या पैक्स में ही सेल करेंगे, वो केजी में कभी भी सेल नहीं करेंगे। इसलिए केजी का यूनिट मैंने ओपन ही नहीं किया था। लेकिन अगर इन केस आपको ज़रूरत पड़ती है, आप रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरर हैं तो आपको केजी की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर आप जो है अपने यूनिट को कहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, मास्टर डेटा के अंदर प्रोडक्ट के ऊपर यूनिट क्रिएट करने का ऑप्शन मौजूद है। इस तरीके से ये आपकी प्रोडक्ट अकाउंट क्रिएट हो गया। इन केस अगर ये प्रोडक्ट आपकी यूटिलाइज हो गई है किसी सेल के अंदर, यानी कि आपने किसी सेल में इस प्रोडक्ट का अकाउंट को यूज़ किया हुआ है, तो फिर आप इस रिकॉर्ड को डिलीट नहीं कर सकते। डिलीट करेंगे तो ऑप्शन आपके पास जो है ना ऊपर टॉप के ऊपर डिस्प्ले होगा कि यूज बाय अनदर रिकॉर्ड। इट मीन्स कि ये अकाउंट अब डिलीट नहीं हो सकता, आगे यूटिलाइज हो गया। इसके लिए जो है ना हमें क्या करना होगा, हमें ये करना होगा कि यहाँ पर जो है उन सेल जिन जिन जगहों पे ये अकाउंट यूज़ हो चुका है, सेल्स में यूज़ हो चुका है, तो वहाँ से हमें उसको रिमूव करना होगा। अदरवाइज आप रिकॉर्ड को एडिट कर सकते हैं। जो जब आप इस रिकॉर्ड को एडिट करेंगे और इसके आगे अगर कुछ नाम चेंज करते हैं तो जो रिकॉर्ड पोस्ट हो चुका है एफबीआर के ऊपर तो वहाँ पर जो है ना उस रिकॉर्ड में चेंजेस नहीं होंगी, बल्कि आइंदा आने वाले रिकॉर्ड में जो है ना ये इस नाम के साथ जो है ना पोस्टिंग होगी। तो एडिट रिकॉर्ड के अंदर भी इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और इसके अलावा मैंने जो आपको एक ऑप्शन बताया था कि इसके अंदर जो स्टैंडर्ड रेट है, स्टैंडर्ड रेट जो है ना सेल्स के अगर आप यहाँ इनपुट कर देंगे उस प्रोडक्ट के साथ तो जब भी इनवॉइस बनेगी तो स्टैंडर्ड रेट इनपुट हो रहे होंगे। लेकिन फिक्स और रिटेल प्राइस का ऑप्शन इसलिए दिया गया है कि अगर आप किसी कस्टमर को जो है वो फिक्स रेट के ऊपर, यानी कस्टमर वाइज आपकी उस प्रोडक्ट के रेट अलग हैं, तो आप ये वाला ऑप्शन यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं बायर रेट का। यानी आपने इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट जो है ना अपने बायर सेलेक्ट कर लिए, ऐड करा और कस्टमाइज बायर आपने यहाँ सेलेक्ट कर लिया और उसके आगे आपने रेट इनपुट कर दिया। तो जब भी इस कस्टमर के अगेंस्ट इनवाइस जनरेट होगी तो वो उसके ऊपर जो सेल प्राइस लगेंगे वो 50 रुपीज़ लगेंगे। तो ऑटोमेटिकली जो है आपकी इनवाइस जो है ना इसके ऊपर ये रेट चार्ज कर देगी। और अगर आपने यहाँ पर कोई भी बायर सेलेक्ट नहीं किया हुआ तो आपके पास ये सिस्टम ओपन रहेगा, हर इनवाइस पे आपको अपने रेट इनपुट करने होंगे। थैंक यू।